नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त अरवी सर और लेकर हाजिर हूं एक नया सेशन रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए। और रेलवे के अंदर जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होती हैं, उन डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स में कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चन ट्रेड यूनियन से पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम आपको लिखा हुआ मिलेगा और बहुत कम इधर उधर से पढ़ने को मिलेगा। इसके 50 क्वेश्चंस की हमारी एक सीरीज है पूरी। ट्रेड यूनियन कौन कौन सी हैं, कितनी यूनियन ऑल इंडिया लेवल पर काम करती हैं, किस किस स्तर पर ये काम होते हैं और इन ट्रेड यूनियंस के पास क्या अधिकार हैं, क्या इनको सुविधाएं दी जा सकती हैं, नई ट्रेड यूनियन बनाई तो कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ट्रेड यूनियन पर कार्रवाई कहाँ कहाँ हो सकती है, ट्रेड यूनियन की सदस्यता वापस या मेंबरशिप या ट्रेड यूनियन को ख़त्म कब किया जा सकता है और ट्रेड यूनियन किसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। ये सारी बातें दोस्तों हम इस सेशन में क्वेश्चन के थ्रू करने वाले हैं। मैं हूं आरवी सर, आप मेरे साथी। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेड यूनियन रेलवे के अंदर। यूनियन वाली बात, ये देखो माइक आपको नज़र आ रहा होगा। इस माइक के थ्रू प्रचार प्रसार और एक प्रकार से लोगों का इकट्ठा होना, सामूहिक किसी चीज़ के प्रति एकजुटता दिखाना, ये ट्रेड यूनियंस की बात है। अब सर, ट्रेड यूनियंस कहना क्या चाहते हैं? ट्रेड यूनियन का मतलब हो गया रेलवे के अंदर कितने प्रकार की ट्रेड यूनियन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल लेवल पे AIRF, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, और NFIR, ये दो प्रकार की ट्रेड यूनियन हैं जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन। तो कुल मिला के हम यहाँ पर ये बात कर सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम बात करेंगे AIRF और NFIR। इन यूनियंस को, ये नेशनलाइज यूनियंस है, फेडरेशन है एक प्रकार से। इन्हें यूनियन नहीं कहेंगे हम फेडरेशन बोलेंगे। और फेडरेशन है और इनके अलावा जो यूनियन है, जो इनसे नीचे वाले लेवल पर, जोनल लेवल पे होती हैं और डिविजनल लेवल पर होते हैं, उनके क्या काम है, सभी बात करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। उससे पहले अगर आपको रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम का अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, LDC एग्जाम हो, प्रमोशनल कोटे की एग्जाम हो, ग्रुप बी की एग्जाम हो, ग्रुप सी की एग्जाम हो, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, आप इस नंबर पर अपना नाम व्हाट्सअप करें, अपना डेजिग्नेशन व्हाट्सअप करें। और उसके बाद में आप जिस एग्जाम के लिए LDC या प्रमोशनल कोटा की आपका पेपर होने वाला है, सुटेबिलिटी टेस्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप लिख कर भेजिए। और प्रिपेयर स्मार्ट गेट प्रमोटेड, ये हमारा नारा है। शानदार तरीके से आप अगर थोड़ी सी तैयारी कर लेंगे, कई बार कंपटीशन ऐसा बन जाता है कि एक दो क्वेश्चन के कारण आप रह जाते हैं। और ये बाहर तो आप खूब लड़ाई लड़के आए थे, जब विभाग का हिस्सा आप बने थे, तब बाहर तो आपने खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन अंदर आने के बाद आप सुस्त हो गए, आपके फर्क ही नहीं पड़ता, एक दो नंबर से रह गए तो रह गए, काम तो चल ही रहा है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। एक दो नंबर अगर बढ़ाकर आप अपनी छवि को, अपने पद को आगे बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और प्रमोशन हमें लेना पड़ेगा। सिक्योर योर सक्सेस, आप सक्सेसफुल तो पहले से ही हैं, लेकिन उस सक्सेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है और उस जिम्मेदारी पर हम काम करने वाले हैं। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल एकदम नॉमिनल चार्जेस पे चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और इस पर आप ओनली व्हाट्सअप करें। और व्हाट्सअप करने से हम प्रोवाइड करेंगे आपको, 22 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे आपको प्रोवाइड करवाना। अब दोस्तों, अपन अपने जिस काम के लिए यहाँ हम वीडियो देख रहे हैं वह काम करते हैं। देखो, रेलवे में ट्रेड यूनियन को मान्यता देने का उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है ट्रेड यूनियन की रेलवे के अंदर। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेलवे के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ट्रेड यूनियन को, तो क्या राजनीतिक पॉलिटिकल तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। रेलवेज के अंदर डिपार्टमेंटल काम हो रहा है, ये तो ना कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल ग्रीवेंस भी नहीं है, पर्सनल बेनिफिट भी नहीं है। ये तो कलेक्टिव बात करने की, संगठित रूप से सामूहिक वार्ता करने के लिए यह बना हुआ है, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज। तो एक प्रकार से जैसे JCM होती है, PNM होती है, कई प्रकार की प्रेम मीटिंग होती है। इन मीटिंग्स के थ्रू रेलवे कर्मचारी जो हैं उनकी बात, इस मीटिंग, ये जो यूनियन पदाधिकारी होते हैं, फेडरेशन पदाधिकारी होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों तक बात पहुंचाते हैं और उस पर काम किया जाता है। लिखित में ये नोटिंग देते हैं और उस नोटिंग पर काम किया जाता है, ताकि कर्मचारियों में रोष उत्पन्न ना हो, हड़ताल जैसी स्थिति या विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए यूनियन बनाई गई। और एक प्रकार से कर्मचारियों के साथ खड़े रहने के लिए, उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो या उनके साथ कोई ऐसा काम ना हो कि जिसके कारण गलत कार्य, जिसमें नीचे वाले आदमी को बेनिफिट दे दिया गया और जो एलिजिबल मेंबर है
एम्प्लॉई है उसको बेनिफिट नहीं दिया गया। तो इसलिए संगठित रूप से सामूहिक वार्ता के लिए यूनियंस बनाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों रेलवे में ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन सा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है दोस्तों बहुत बार। तो 1926 का अधिनियम है ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। आजादी से पहले की बात है दोस्तों, ये अंग्रेजों के समय ही ये चीज थी। तो ट्रेड यूनियन जो एक्ट है ये 1926 1926 का है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 में आया था। कई प्रकार के और भी एक्ट आए। अब देखिए रेलवे में ट्रेड यूनियन की मान्यता सामान्यतः किस माध्यम से होती है? कैसे? क्या नॉमिनेशन होगा सीनियरिटी के हिसाब से? मैनेजमेंट सिलेक्शन? नहीं, एकदम गुप्त मतदान प्रणाली से, सीक्रेट बैलेट से ट्रेड यूनियन के पक्ष में जब भी मतदान होता है तो गुप्त मतदान, जो बैलेट पेपर से जैसे चुनाव होते थे पहले, उसी प्रकार से सीक्रेट बैलेट के थ्रू आप यूनियन में वोटिंग कर सकते हैं और मान्यता दे सकते हैं। इसके अलावा निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्तर की रेलवे ट्रेड यूनियन फेडरेशन है? तो दो ही हैं नेशनल लेवल पे, तो AIRF और NFIR। इन दोनों में से कोई नाम आपको यहां नजर आ रहा हो वही आंसर होगा। तो AIRF ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, और ये होती है नेशनल फेडरेशन इंडियन रेलवेमैन। तो कुल मिला के यहाँ पर ये इनकी फुल फॉर्म हुई। NFIR का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल फेडरेशन। नेशनल फेडरेशन यहाँ न्यू फेडरेशन तो होगा नहीं, ये तीन ऑप्शन है। ऑफ रेलवेमैन जहाँ है इंडियन रेलवेमैन, जहां रेलवेमैन आएगा वह आंसर होगा। इंडियन रेलवेज नहीं, इंडियन रेलवेमैन, उसमें भी रेलवेमैन आता है। NFIR में भी देखो रेलवेमेंस फेडरेशन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की फुल फॉर्म दोस्तों रट जाना, एकदम याद करना कर जाना। 1926 का ये एक्ट है ट्रेड यूनियन एक्ट, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन को कौन सा विशेष अधिकार प्राप्त है? तो बताइए, राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकती है? नहीं। हड़ताल का आह्वान? नहीं। ये कर देते हैं, अधिकारी एक्शन लेना चाहिए तो ले सकते हैं उनके खिलाफ। काम को रोकना? नहीं। प्रशासन के साथ ऑफिशियल जो बातें करनी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशन करना पड़ता है PNM में, या फिर JCM के अंदर, या फिर प्रेम मीटिंग के अंदर, या इंटरनल कोई मीटिंग होती है उनके अंदर। इस प्रकार की मीटिंगों के अंदर देखो PNM का मतलब ही है परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। तो नेगोशिएशन करने के लिए मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के विशेष अधिकार हैं। नेक्स्ट, अनऑथोराइज्ड ट्रेड यूनियन जिसको मान्यता नहीं मिली है के संबंध में कौन सा कथन सही है? जिसको मान्यता नहीं मिली है JCM में भाग ले सकती है, जब मान्यता ही नहीं है तो अधिकारियों के साथ बैठा के टाइम खराब क्यों करना? आधिकारिक वार्ता कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती साहब। हड़ताल बुला सकती है? कार्रवाई हो जाएगी साहब। कोई आधिकारिक दर्जा नहीं होता, हाँ ये सही है, ऑफिशियल स्टेटस नहीं है आपके पास कोई भी। तो सही कथन आपको चूज करना था। तो जो अनऑथोराइज्ड है, जिसको मान्यता नहीं मिली हुई है, वह कोई आधिकारिक दर्जा नहीं होता है। जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी JCM का मुख्य उद्देश्य क्या है? जॉइंट कंसल्टेटिव जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, अनुशासन लागू करना इनका काम नहीं है, प्रशासन करेगा। पदोन्नति प्रमोशन डिसाइड नहीं करेंगे। कंडक्ट इलेक्शन? नहीं। ये तो इशू रिजोल्व करने के लिए बैठते हैं, परामर्श द्वारा समस्याओं का समाधान। अगर कोई भी परेशानी आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो कंसल्ट करके और अधिकारियों के साथ बैठ के, और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जो है JCM है, इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। JCM में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है सर? मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन। कोई भी कर्मचारी तो नहीं करेगा। अनऑथोराइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन नहीं करेगी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। जिनको मान्यता प्राप्त है वही बैठ सकते हैं यहाँ पे। ट्रेड यूनियन लीडर को कौन सी सुविधा दी जा सकती है? पूर्णकालिक ड्यूटी से छूट, ड्यूटी फ्री कर दिया? नहीं। सबसे ऑटोमेटिक प्रमोशन? नहीं। स्थायी परमानेंट छुट्टी पर भेज दिया? नहीं साहब। सीमित ड्यूटी छूट, वो भी परमिशन से। थोड़ा सा अगर मान लो यूनियन का कोई लीडर है और आप परमिशन मांग रहे हैं कोई विशेष समय पर, तो आपको अनुमति से सीमित ड्यूटी छूट दी जा सकती है, फुल छुट्टी नहीं मिल सकती अगर ट्रेड यूनियन के लीडर हैं आप तो। रेलवे में हड़ताल को कैसे माना जाता है? ऑप्शनल है, कर सकते हो? नहीं। लीगल है? लीगल नहीं है हड़ताल। कंडीशनल है? नहीं। हड़ताल तो एकदम इलीगल है, हड़ताल कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेलवे एक एसेंशियल अनिवार्य चीज है, नेसेसरी है।
तो रेलवे एक असेंशियल चीज है, और जब असेंशियल चीज है उसके अंदर आप हड़ताल नहीं कर सकते, इसीलिए तो यूनियन बनाई कि हड़ताल जैसी स्थिति नहीं बने। आपको लग रहा होगा कंडीशनल, गड़बड़ कर दोगे दोस्तों, नंबर कटवा दोगे, ऐसा नहीं करना है। तो कंडीशनल रखना है, कंडीशनल को भी नहीं रखना अपन को, ओनली इलीगल है ये। हड़ताल तो आप कर ही नहीं सकते, हड़ताल वगैरह को रोकने के लिए तो यूनियन बनी है। ट्रेड यूनियन द्वारा मास कैजुअल लीव का आह्वान, मतलब बड़े स्तर पर, मास यानी बड़े स्तर पर, बड़े स्तर पर सीएल लेना, आकस्मिक लीव लेना सामान्य गतिविधि माना जाएगा, वेलफेयर का काम माना जाएगा, स्वीकृत ऑथोराइज्ड एक्ट माना जाएगा। नहीं सर, ये तो मिसकंडक्ट है, अनुशासनहीनता मानी जाएगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि यूनियन एक साथ इकट्ठा करके सबसे सीएल डलवा दे, सीएल को कोई रोक नहीं सकता, और सीएल अगर डलवा दे तो फिर अनुशासनहीनता मानी जाएगी। रेलवे में डिमोन्स्ट्रेशन, विरोध प्रदर्शन कब प्रतिबंधित है, कब रोक है उनके ऊपर? कार्यालय के समय के बाद कोई रोक नहीं है, कर सकते हो अपने टाइम के बाद में। रेलवे परिसर के बाहर बिल्कुल कर सकते हो, रेलवे परिसर के बाहर। पूर्व सूचना के साथ, पहले सूचना दे दी तो भी कर सकते हो, लेकिन ड्यूटी के टाइम कर लिया और कार्यस्थल पर कर लिया तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कर लेते हैं लोग, कार्रवाई नहीं करते क्योंकि लीगल चीजों को उठाते हैं, जैसे एनपीएस ओपीएस ऐसी बातें करना, तो यहां पर कर लेते हैं, लेकिन ऑफिशियली तो ये लिखा हुआ है कि ड्यूटी के टाइम और वर्किंग प्लेस पर आप नहीं कर सकते ऐसा काम। ट्रेड यूनियन का राजनीतिक उपयोग क्यों प्रतिबंधित है? पॉलिटिकली काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, ये प्राइवेट वर्कर है, दोनों ही नहीं है। कर्मचारी टेम्परेरी है, नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई पॉलिटिकली कोई काम नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए कर्मचारी सरकारी सेवक हैं तो आप पॉलिटिकली यूज नहीं कर सकते अपने पद का। निम्न में से कौन सी गतिविधि मिसकंडक्ट मानी जाती है? मतलब कोई आपने अनुशासनहीनता की है, ये माना जाएगा। शिकायत देना, ये थोड़ी अनुशासनहीनता है। जेसीएम में भाग लेना, फुल फॉर्म बताओ दोस्तों जेसीएम की, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ठीक है, याद आनी चाहिए। अगर मेरे बोलने के बाद भी याद नहीं आई है ना तो देख लो दोस्तों, याद कर लेना इसे। कर्मचारियों को ड्यूटी से रोकना, मतलब जेसीएम में भाग लेना, ये गलत है। शांतिपूर्ण चर्चा करना, ये भी मिसकंडक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप कर्मचारियों को ड्यूटी करने से रोक रहे हो, प्रिवेंटिंग स्टाफ फ्रॉम ड्यूटी, तो ये मिसकंडक्ट है आपका। राजकार्य ड्यूटी में बाधा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ट्रेड यूनियन की सदस्यता से कर्मचारी को सर्विस रूल से क्या छूट मिल सकती है? अगर आप ट्रेड यूनियन के अगर हिस्सा है, मेंबर हैं, तो आपको क्या कोई सर्विस में कोई बेनिफिट मिलेगा? सर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर्विस में। केवल ट्रांसफर में ये है कि अगर कोई नॉर्मल रेलवे एम्प्लॉई है, उसकी एक सीट 4 साल रहेगी एक जगह मान लो, और अगर वो यूनियन का मेंबर है तो फिर 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो कुल मिला के कोई छूट नहीं मिलती है, नो एग्जेम्पशन, कोई छूट नहीं मिलेगी आपको। ट्रेड यूनियन को रेलवे फंड के उपयोग करने की अनुमति है या नहीं है? अरे रेलवे का फंड ट्रेड यूनियन कैसे कर लेगी? ये तो मेंबरशिप शुल्क लेती है, मेंबरशिप चार्ज लेती हैं, उसी से अपना खर्चा चलाती हैं। तो कोई अनुमति से भी कोई यूज नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते, केवल मान्यता प्राप्त कोई भी नहीं कर सकता, यूज ही नहीं कर सकते आप रेलवे के फंड को यूनियन के यूज के लिए। ट्रेड यूनियन की मान्यता किस स्थिति में वापस ली जा सकती है? अगर ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन में भी विड्रॉ किस स्थिति में की जा सकती है? शिकायतें उठाती है। अरे शिकायतें तो उठाएगी, चुनाव जीतती है अगर मान लो लोग जिताएंगे तो जीतेगी चुनाव, बैठकें आयोजित कर, मीटिंग तो करेगी ही करेगी, लेकिन अगर वायलेट किए, अगर आपने रूल्स को, नियमों का उल्लंघन किया, तो फिर आपकी सदस्यता खारिज की जा सकती है, वापस ली जा सकती है मान्यता को। रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन को नोटिस बोर्ड क्यों दिया जाता है? नोटिस बोर्ड की सुविधा दी जाती है इनको, ताकि ये आधिकारिक ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर सके, आधिकारिक सूचना के लिए, राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं, पर्सनल पब्लिसिटी नहीं, हड़ताल की घोषणा के लिए, हड़ताल तो कर ही नहीं सकते, केवल ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए आप नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं। ट्रेड यूनियन की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित होती है? चलती कैसे है ट्रेड यूनियन? तो सर मेंबरशिप, जो भी सब्सक्रिप्शन होता है
जितने भी पैसे लेते हैं वो उससे। रेलवे ग्रांट्स नहीं देता, गवर्नमेंट देती है नहीं, पेनल्टी का पैसा जाता है नहीं, मेंबरशिप जो आपके सदस्य होंगे उनसे आप कितने रुपए लेते हैं। कई लोग वर्तमान में 500, कई यूनियंस लेती हैं, कई यूनियंस का सबका अलग अलग चार्ज है सालाना। तो जितने मेंबर होंगे उनका फिर पैसा वहां जाता है। आपके ऑफिस भी बनाए जाते हैं। AIRF और NFIR किस प्रकार की संस्थाएं हैं? डिविजनल लेवल की हैं, जोनल लेवल की हैं, पॉलिटिकल बॉडी है? नहीं, ये तो फेडरेशन है दोनों, नेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल की क्या है? फेडरेशन। दोस्तों याद रह जाएगा क्या? 21 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। जोनल या डिविजनल यूनियन की मान्यता किस स्तर पर होती है? तो मंत्रालय लेवल की होती है। जब जोनल और डिविजनल है तो जोनल और डिविजनल लेवल की होंगी। तो जोनल और डिविजनल यूनियन है, इनकी मान्यता जोनल लेवल पे ही आपको मान्यता प्राप्त करनी पड़ेगी, जितने परसेंटेज वोट बहुमत में लेने पड़ेंगे। तो जोनल या डिविजनल लेवल पर ही होगा, संसद वगैरह कोई काम नहीं है। ट्रेड यूनियन का मुख्य कार्य क्या है? प्रशासन को नियंत्रित करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, अनुशासन लागू करना, ये प्रशासन का काम है। परीक्षाएं कराना, ये प्रशासन का काम है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, सेफगार्ड एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना, ये काम है। ट्रेड यूनियन द्वारा घेराव करना किस श्रेणी में आता है? ट्रेड यूनियन द्वारा घेराव करना, आप घेराव कर सकते हैं क्या? कल्याणकारी वेलफेयर है क्या? नहीं। लीगल राइट आपका? नहीं है साहब। बात करने का तरीका है? कई बार कई लोग इसको भी कर देंगे, वार्ता का तरीका, घेराव करके बात। अरे घेराव करके बात कौन करता है? आपको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं है इस चीज की। प्रतिबंधित गतिविधि है, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी है घेराव करना। घेराव करना किसी भी चीज का, ये प्रतिबंधित एक्टिविटी है। ट्रेड यूनियन विवादों का समाधान सामान्यतः कैसे किया जाता है? बली फोर्स लगा के? नहीं साहब। कोर्ट में ले जाके? नहीं साहब। हड़ताल करके? नहीं साहब। जो JCM मीटिंग वगैरह वार्ता होगी, PNM होगी, प्रेम मीटिंग होगी, और कोई मीटिंग होगी एक साथ बैठ के, तो वहां वार्ता करके, बातचीत करके मामला सुलझाया जाता है कि साहब ये परेशानी है, इसको दूर करो, अधिकारियों के साथ, प्रशासन के साथ। ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर्स को कौन सी सुविधा नहीं दी जाती? जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस में लोग बैठते हैं उनको क्या नहीं दिया जाता, कौन सी सुविधा नहीं दी जाती? सीमित ड्यूटी छूट दी जा सकती है साहब। बैठकों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग्स दी जाएगी, इसके लिए छुट्टी भी दी जाएगी, स्पेशल CL। प्रशासन से चर्चा, डिस्कशन विद एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन कंप्लीटली छूट नहीं है फुल टाइम। आप कह दो कि साहब मैं तो फुल टाइम छूट दे दी, सीमित छूट, किसी दिन की स्पेशल CL, इस प्रकार की चीजें सीमित छूट दी जा सकती। ट्रेड यूनियन की मान्यता की समय समय पर समीक्षा क्यों की जाती है? तो ऐसे तो फिर चुनाव भी हमेशा के लिए करा दो एक बार ही। मोदी जी हैं तो मोदी जी बैठे रहेंगे, या विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह जी बैठे रहते। ऐसा नहीं होता, समय समय पर बहुमत चेक करना पड़ता है कि किसके पक्ष में बहुमत गया, किस यूनियन ने कर्मचारियों को बांध के रखा। राजनीतिक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं, पर्सनल लॉयल्टी नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं, बहुमत समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कि किसके साथ लोग हैं, किसके सपोर्ट में लोग खड़े हैं। इसलिए बार बार आपको समय समय पर समीक्षा करवानी पड़ती है। ट्रेड यूनियन का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य से होता है? क्यों होता है? पर्सनल, राजनीतिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं, सामूहिक हित, कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, लोगों के सेफगार्ड के लिए, एम्प्लॉय सेफगार्ड इंटरेस्ट के लिए। तो सामूहिक हित के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? ट्रेड यूनियन द्वारा कार्य में बाधा डालना किस श्रेणी में आता है? कार्य में बाधा डाल रही है ट्रेड यूनियन, वेलफेयर है, ऑथोराइज्ड, स्वीकृति दे दी? नहीं। कंसल्टेशन कर रहे हो? नहीं साहब, ये तो अनुशासनहीनता है, किसी के काम में बाधा डालना। तो ट्रेड यूनियन बना तो रखी है लेकिन केवल नाम की है, वर्तमान में आजादी इनकी छीन रखी है। ट्रेड यूनियन की सभी गतिविधियां किसके अधीन होती हैं? किसके अधीन होती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, राजनीतिक पॉलिटिकल डायरेक्शन, पर्सनल डिस्क्रेशन नहीं, सर्विस के अकॉर्डिंग, सेवा अनुशासन के अकॉर्डिंग सारी ट्रेड यूनियन की गतिविधियां। बस ट्रेड यूनियन का तो वर्तमान में इतना सा कार्य है कि लिखित में जब जवाब मांगा जाए तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन लिखित में जवाब देता है तो वो सही जवाब देने की कोशिश करेगा, वरना फंसेगा फिर आगे चल के। तो इसलिए एक साथ सामूहिक रूप से लोग बैठते हैं तो प्रेशर बनाया जा सके, ये भी जरूरी है। तो प्रेशर तो बनता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एकदम ही जीरो है, नील बट्टे सन्नाटा है।
प्रेशर बनता है। 20 लोग कहीं जाके किसी आदमी से, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, बैठकर बात करते हैं तो प्रेशर में आता है, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है, आंसरेबिलिटी बनती है उसकी। रेलवे में ट्रेड यूनियन को पूर्ण स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई? पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं दी गई? हड़ताल करो, कभी भी स्ट्राइक पे बैठ जाओ, घेराव कर दो, मिसकंडक्ट, सभी छुट्टी पर चले जाओ एक साथ, इसलिए नहीं दी गई क्योंकि रेलवे एक एसेंशियल सर्विस है, और एसेंशियल सर्विस है, इसमें बाधा उत्पन्न होगी तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, और पब्लिक ऑर्डर तो आपके कारण जनता को किसी को परेशानी, विरोध करिए लेकिन किसी को परेशानी ना हो, तो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया ना यहाँ तो। अनरिकॉग्नाइज्ड यूनियन को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं होता? कौन सा नहीं मिलता? मेंबरशिप तो ले सकता है वो, इंटरनल मीटिंग भी कर सकता है, फॉर्मेशन भी कर सकता है नया संगठन, ऑफिशियल आपके साथ बातें नहीं होंगी, ऑफिशियल वार्ता, ऑफिशियल नेगोशिएशन नहीं होगा। ऐसे तो और कोई छोटे छोटे संगठन करने बैठ जाएंगे, प्रशासन फिर काम कब करेगा? तो जो मान्यता प्राप्त है, जिनके साथ लगभग लोग खड़े हैं, उनके साथ वार्ता की जाती है। ट्रेड यूनियन लीडर्स को सुविधा देने का उद्देश्य क्या है? उनको कई बार छुट्टी अनुमति से सीमित समय तक छुट्टी दी जा सकती है, स्पेशल सीएल भी मिलती है, नोटिस बोर्ड भी मिलता है, तो कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। ये रिवार्ड है? नहीं। कार्यभार कम करना? नहीं। प्रमोशन देना? नहीं। उनका प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन है, इसको और इफेक्टिव बनाना। जो ट्रेड यूनियंस में है, उनके लीडर है, वो और इफेक्टिव बना सके, इसलिए उनको इस प्रकार की सुविधा है। इलीगल स्ट्राइक का आह्वान करने पर क्या परिणाम होता है सर? पुरस्कार दिया जाएगा? बिल्कुल दिया तो जाएगा, लेकिन अलग ही तरीके का। नेगोशिएशन की जाएगी? नहीं। डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा सब आपके खिलाफ, अगर आपने इलीगल स्ट्राइक की है तो। ट्रेड यूनियन का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल किया जा सकता है, शिकायत निवारण के लिए किया जा सकता है, कंसल्टेशन के लिए किया जा सकता है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ट्रेड यूनियन यूज नहीं होगी। कल को जैसे ही देश में चुनाव है, लोकसभा वाले ट्रेड यूनियन, अपनी पूरी यूनियन खड़ी होकर कह रही है, हाय हाय के नारे लगा रही है कि किसी पार्टी के पक्ष में समर्थन दे रही है, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। रेल कर्मियों के हित के लिए आपको बनाया गया है, तो इनके हित में ही काम करना है। निम्न में से कौन सी ट्रेड यूनियन गतिविधि वैध है, मतलब लीगल है, ये कर सकते हो आप? ड्यूटी रोकना नहीं कर सकते, इलीगल स्ट्राइक नहीं कर सकते, घेराव नहीं कर सकते, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देना, ज्ञापन प्रस्तुत करना, ज्ञापन देना, ये आपका अधिकार है सर, और ये आप कर सकते हैं ट्रेड यूनियन में अगर हैं तो। ट्रेड यूनियन और फेडरेशन में मुख्य अंतर क्या है? तो ट्रेड यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है बताइए? सदस्यता शुल्क का फर्क है, लेवल ऑफ फंक्शनिंग का फर्क है, डिसिप्लिन रूल्स का फर्क है, लीव फैसिलिटी का फर्क है। तो सर जो फेडरेशन है वो तो नेशनल लेवल पर है, और ये जोनल और डिविजनल लेवल पर है, तो लेवल ऑफ फंक्शनिंग का फर्क है, बाकी चीज एक ही है। ट्रेड यूनियन और फेडरेशन, फेडरेशन तो NFIR और AIRF, और ट्रेड यूनियन कैसी भी हो सकती है, जैसे कई जगह उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ है, UPRMS बोलते हैं इसे, कई जगह आप जो NWREU देखते हैं वो है, कई जगह कोई और नाम हो सकता है। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में ट्रेड यूनियंस कौन कौन सी है, ये नाम याद होंगे ना, आप कमेंट करेंगे तो वास्तव में आपको भी ऊर्जा आएगी, और ये चीजें कनेक्शन बनाती हैं हमेशा पढ़ाई का। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन की मान्यता मुख्यतः किस आधार पर दी जाती है? सीनियरिटी से दी जाएगी? नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस से नहीं, पॉलिटिकल नहीं, आपके साथ बहुमत समर्थन, क्योंकि गुप्त मतदान प्रणाली होती है, सीक्रेट बैलेट से काम होता है, चुनाव होते हैं, आपके साथ बहुमत कितना है तो मान्यता दे दी जाएगी, बहुमत को अगर आप हासिल नहीं कर पाते हैं तो मान्यता फिर नहीं दी जाएगी। ट्रेड यूनियन की गतिविधियां किस समय प्रतिबंधित है? लंच ब्रेक में, ऑफ ड्यूटी के टाइम, छुट्टियों में, ड्यूटी के टाइम प्रतिबंधित है, और आप कभी भी ट्रेड यूनियन की गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर ड्यूटी के टाइम ट्रेड यूनियन के काम नहीं कर सकते आप। ट्रेड यूनियन द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है? प्रमोशन कर देंगे? प्रमोशन नहीं साहब। बोनस दे देंगे? नहीं। भत्ते दे देंगे? नहीं। आपकी मान्यता ही छीन लेंगे साहब, सरकार मान्यता वापस ले लेंगे आपकी।
अगर मिसकंडक्ट पाया गया तो, अगर नियमों का उल्लंघन वायलेशन किया है आपने तो। औद्योगिक शांति बनाए रखना ट्रेड यूनियन का उद्देश्य क्यों है? पॉलिटिकल गेन है? नहीं। चुनावों के लिए नहीं, प्रचार के लिए नहीं, रेल संचालन सुचारू रखते हुए स्मूथ रेलवे ऑपरेशन के लिए औद्योगिक शांति बनाए रखना ट्रेड यूनियन का भी कार्य है, जिम्मेदारी है एक प्रकार से। ट्रेड यूनियन सदस्यता से कर्मचारी की जवाबदेही पर क्या प्रभाव पड़ता है? कर्मचारी ट्रेड यूनियन का सदस्य है तो क्या काम नहीं करेगा? नहीं। जवाबदेही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जवाबदेही खत्म हो जाएगी? नहीं होगी, कम हो जाएगी। प्रतिरक्षा बढ़ाती है? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदस्य है तो अपने ऑफ टाइम में काम करो, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। ट्रेड यूनियन विवादों में बल प्रयोग क्यों वर्जित है? बल प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्यों? सदस्यता घटती है, काम में देरी होती है, महंगा होने के कारण? नहीं साहब, अनुशासन का उल्लंघन, वोलेशन ऑफ डिसिप्लिन, इस वजह से बल प्रयोग, फोर्स का यूज नहीं किया जा सकता ट्रेड यूनियन के समय। ट्रेड यूनियन के माध्यम से कर्मचारियों को कौन सा मंच उपलब्ध होता है? कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन, जेसीएम। फुल फॉर्म दोस्तों आप बताएंगे, कमेंट करके बता दो। अगर याद आए तुरंत ही याद करके बता दो, या फिर मेरी वीडियो पीछे बैक करके देख लेना। ट्रेड यूनियन की गतिविधियां किसके लिए, किसके अनुरूप होनी चाहिए? यूनियन की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के हिसाब से, पर्सनल ओपिनियन नहीं, सेवा नियम, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन की जो भी एक्टिविटीज है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? सर्विस रूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तब जाके काम बनेगा। रेलवे में ट्रेड यूनियन का अस्तित्व किस सिद्धांत पर काम करता है? व्यक्ति, इंडिविजुअलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, कंपटीशन, कलेक्टिविज्म, सामूहिकता, बहुमत कितना है उस हिसाब से काम करता है रेलवे में ट्रेड यूनियन का काम। ट्रेड यूनियन को बैठक आयोजित करने की अनुमति किस शर्त पर मिलती है? कोई शर्त नहीं होती, होती होगी कुछ ना कुछ तो। यूनियन के निर्णय? नहीं नहीं नहीं। पॉलिटिकल अप्रूवल? नहीं। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई भी मीटिंग, किसी भी प्रकार की वार्ता, कहीं पर बैठना हो, बैठकर बात करनी हो तो बैठकर बात कर सकते हैं। प्रशासनिक अनुमति से आप, अनुमति है आपको बैठक आयोजित करने की। ट्रेड यूनियन गतिविधियों में अनुशासन भंग होने पर कार्रवाई किस पर होती है? मान लो अनुशासन भंग हो गया, ऐसा लगा कि वॉयलेशन ऑफ रूल्स हो गया, तो फिर केवल यूनियन पर काम, डंडा चलेगा, प्रशासन पर चलेगा, जनता पर चलेगा, या कंसर्न्ड एम्प्लॉय पर चलेगा? जो भंग करेगा उस पर चलेगा सर, सीधी सी बात ये है। अगर किसी यूनियन का एम्प्लॉय कर रहा है तो उसे एम्प्लॉय पर चलेगा, सीधा यूनियन पर मार नहीं पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है तो बच्चे को डांट पड़ेगी, माता पिता को थोड़ी सुना दोगे, तो उसी प्रकार की बात है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रेड यूनियन से संबंधित कौन सा कथन सही है? हड़ताल का अधिकार है? नहीं है साहब, याद रख लेना। यूनियन सेवा नियमों से ऊपर है? नहीं है। राजनीतिक गतिविधि अलाउड है? नहीं है। यूनियन नियमों के भीतर काम कर सकती है, यूनियन वर्क्स विद इन रूल्स, ऐसे कार्य किया जा सकता है। और आखिरी सवाल है दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में ट्रेड यूनियन टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? केवल थ्योरेटिकल टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑप्शनल टॉपिक है, नियम आधारित व केस बेस्ड प्रश्नों के कारण, रूल एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा एक सेशन 50 एमसीक्यू का, जिसमें ट्रेड यूनियन के लगभग हमने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो को आपने देखा होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, स्टेटस पर लगाना चाहते हैं तो स्टेटस पर लगा लीजिए। ये मैं आप ही की तरह आपका साथी हूं जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूं, और आप आगे तक बढ़ें अपने पद के लिए। एलडीसी डिपार्टमेंटल कोई एग्जाम हो, ग्रुप बी या सी की, या फिर प्रमोशनल कोटे की कोई एग्जाम हो, रेलवे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ कई जगह आपके पास विकल्प मौजूद होते होंगे। थोड़ा सा प्रयास और अच्छे सिक्योर और स्मार्ट तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे आप, तो जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। इस उम्मीद में इस क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर स्टडी मटेरियल की आपको लगता है कि आवश्यकता है तो स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, डेजिग्नेशन, और फिर हम आपको अवेलेबल कराएंगे स्टडी मटेरियल। इस क्लास में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।